नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं RJS 2020 एग्ज़ाम पैटर्न, 2020 एग्ज़ाम पैटर्न पे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करने से पहले आपको बता दूं कि सारा ब्रीफ आइडिया आपको है। एक्चुअली मेरी कोशिश है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम का क्या सिनेरियो है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए या आप मिनिमम जो आपको मार्क्स चाहिए वो आप अटेन कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं इसी में आगे। हाँ, पहले तो बात कर लेते हैं हम स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम्स की। यार ये स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम की बात करना, आपको वैसे तो इसका आइडिया है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम दो पार्ट्स में हो रहे हैं। प्री एग्जामिनेशन जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, सेकंड है आपका रिटर्न मेन एग्ज़ाम जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप है, और तीसरा आपका इंटरव्यू। तो टोटल मिला के जितनी स्टेजेस हैं वो है आपकी 3। तो 3 स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम होगा। मेरे को बेसिकली जो बात करनी है वो बात करनी है मेरे सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में। मतलब बेसिक इंग्लिश में आपका क्या पूछा जाएगा, किस तरीके के आपके एसेस आएंगे, उसकी एक बार बात कर लेते हैं। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि प्री की बात करेंगे आप। हाँ, प्री की बात करेंगे तो 70% जो आपका वेटेज है वो आपका लॉ पेपर्स को है। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉ के जितने भी पेपर्स हैं आपका 70% वेटेज है। 30% जितना वेटेज है आपका वो वेटेज है हिंदी एंड इंग्लिश का। ये जो हम बात कर रहे हैं RJS 2020, हम बात कर रहे हैं प्री एग्जाम की। क्लियर। 70% वेटेज जाता है आपके लॉ पेपर्स को, जिसके बारे में सर आपको गाइड करेंगे। 30% जो वेटेज जाता है वो जाता है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मुझे पता कि आपको ये सब चीज़ें पता होगी, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ जान लेते हैं कि प्री का जो एग्ज़ाम है बेसिकली इंग्लिश में क्या पूछा जाता है। मेरा कंसर्न केवल इंग्लिश है कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या टॉपिक आपको तैयार करना है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से तैयार करना है। क्लियर है। तो इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा टॉपिक है यार दोस्तों टेंस। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें बेसिक इंग्लिश समझ में आती है। टेंस में हमें वर्ब का पता लगता है। अब कुछ टेंसेस की बात करें तो टोटल मिला के 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन ये इतना ही नहीं होगा, इसमें आपको वर्ब का फॉर्मेट भी सीखना है, इसमें आपको स्ट्रक्चर भी सीखना है, इसमें आपको बेसिकली ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट को यूज़ कैसे करना है। ये सारा के सारा नॉलेज आपको टेंस में लेना है। ज़्यादा हम पढ़ लें तो कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत भी कम पढ़ रहे हैं तो नुकसान जरूर होने वाला है। टेंस में क्या क्या पढ़ना है हमको ये भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। टेंस में आप सबसे पहले और बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे वर्ब। क्रिया लगाना आना चाहिए आपको। वर्ब के फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, वर्ब की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं ये सब पता होने चाहिए। दूसरा, आपको नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की। आधे से लोगों को तो प्रॉब्लम होती है कि हिंदी से इंग्लिश वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये क्यों होती है? क्योंकि उनको हिंदी के सब्जेक्ट और इंग्लिश के सब्जेक्ट का आइडिया ही नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि दीवारों का रंग बहुत गंदा है या दीवारों का रंग बहुत अच्छा है, तो आप इसमें सीधा सा सब्जेक्ट ढूंढने में बहुत टाइम लगा देंगे कि यार कैसे इस इंग्लिश को बनाऊं। तो सिंपल सी बात कर लेते हैं, एक ट्रिक आपको बताया तो कि आप किसी भी सेंटेंस से पूछते हैं क्या, तो आपको उसका सब्जेक्ट मिल जाता है। मतलब वॉट अगर आप पूछते हैं तो आपको उसका सब्जेक्ट मिल जाता है। अब आप इसको कहीं भी इम्प्लाई कर लें। जैसे मैंने कहा कि दीवारों का रंग बहुत अच्छा है, तो आप क्वेश्चन पूछ लें कि क्या अच्छा है, तो आपको मिलेगा आंसर दीवारों का रंग। तो द कलर ऑफ वॉल्स इज गुड और इज नॉट गुड, यही आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा कि भ्रष्टाचार की समस्या भारत में तेजी से बढ़ रही है, तो क्या तेजी से बढ़ रही है? आप बोलेंगे भ्रष्टाचार की समस्या, तो द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, यही आपका सब्जेक्ट हो गया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, ये मैं आपको सब्जेक्ट टेंस में बताऊंगा। एक बात और कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, एक सिंपल सी बात करते हैं, 2 सेंटेंस लिख के देता हूं आपको। जैसे मैंने मिस्टर मोदी द PM ऑफ इंडिया, है ना, और मैं आगे बोल रहा हूं विजिटेड नेपाल। ठीक है, मिस्टर मोदी द PM ऑफ इंडिया विजिटेड नेपाल। सेंटेंस आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, मिस्टर मोदी द PM ऑफ इंडिया विजिटेड नेपाल। अब इस बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि द PM ऑफ इंडिया कॉमा मिस्टर मोदी विजिटेड नेपाल। मैं इस इन 2 सेंटेंस से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। अगर हम देखें ना तो आप कहेंगे कि कौन सा वाला सही है, तो आपको सबसे बढ़िया इसमें जो लगेगा ना, आपको शायद ये लग रहा होगा या कई लोगों को ये भी लग रहा होगा। तो कौन सा वाला सही है? जैसे मैं बोलूँ मिस्टर गुप्ता द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश,
या मैं बोलूँ द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश मिस्टर गुप्ता, तो कौन सा सही है? अगर बात करें ना तो इसका एक रूल होगा, इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं कि आप किसी भी सेंटेंस को जब फ्रेम करते हैं ना, जब किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, तो आप सबसे पहले बात करते हैं उसके मेन सब्जेक्ट की, और उसके बारे में दी गई जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ना, अतिरिक्त जानकारी, वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आप बहुत बाद में। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब पहले नंबर पे तो आता है मेन सब्जेक्ट, और दूसरे नंबर पे आता है एडिशनल या अतिरिक्त जानकारी। अब मेन सब्जेक्ट कौन है? इसमें मेन सब्जेक्ट मिस्टर मोदी है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी है द पीएम ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला जो आपका करेक्ट होगा वो ये होगा, और ये इनकरेक्ट होगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ मिस्टर गुप्ता द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, तो यही करेक्ट होगा, क्योंकि आप उसके मेन सब्जेक्ट की बात पहले करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम टेंस का रट्टा तो मार लेते हैं, लेकिन कुछ बातें और पता लग जाए कि यार सब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली वर्ब क्या होती है, ये सारी चीज़ें किस में जानेंगे आप? टेंसेज में। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, इससे भी हमको कई चीज़ें पता लगती है। नाउन्स के काउंटेबल और अनकाउंटेबल होना, कई सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं। दूसरा है फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडियम्स। कोई भी पेपर उठा के देख लें आप, जितने भी पेपर अभी करंट में हो रहे हैं, सभी में सबसे इंपॉर्टेंट सेशन यही माना जाता है, फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडियम्स। जनरली जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इन्हीं फ्रेजल वर्ब्स का। आपने नोटिस भी किया होगा, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैंने गिव अप कर दिया। अब गिव अप करने को हिंदी में तो नहीं लेंगे आप कि ऊपर जाके दे दी मैंने या दे दिया। आप क्या बोलेंगे? इसको गिव अप मतलब त्यागना। ये त्यागना कब बोलेंगे? जब आपको पता होगा कि गिव अप का मतलब त्यागना है। क्लियर? नहीं तो आपको पता ही लगे, आप तो इसको अलग अलग कर लोगे, गिव मतलब देना और अप मतलब ऊपर, तो सेंस ही कुछ और आ जाएगा। लेकिन आपको गिव अप का मतलब त्यागना पता होनी चाहिए। क्लियर? इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों फ्रेजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। तीसरी बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर आपका टेंस क्लियर है ना, तो ये कोई टॉपिक ही नहीं है। अगर आपका टेंस क्लियर है तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कोई बड़ा मसला नहीं है। क्लियर? दूसरी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड सब कोऑर्डिनेशन। इनके बारे में मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ भी नहीं है, अगर आपका टेंस क्लियर है तो बेसिकली ओवरऑल मिला के 10-15 रूल हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से या टेंस से। आगे बढ़ते हैं। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। कैन, कुड, शुड। आपके एग्जाम के सिलेबस में लिखा हुआ है कि परमिशन वाली मॉडल्स, ऑब्लाइजेशन वाली मॉडल, कमांड वाली मॉडल्स, तो सारी मॉडल्स पढ़ लेंगे चाहे वो कोई भी होती हो। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एंटोनिम और सिनोनिम्स की। यार ये एंटोनिम सिनोनिम होते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। सिनोनिम का मतलब क्या होता है दोस्तों? समानार्थी शब्द। पहले तो मैं आपको सिनोनिम का मतलब बता देता हूँ। कईयों को सिनोनिम भी नहीं पता कि क्या होता है यार ये सिनोनिम। देखो ये जो नेम होता है ना, नेम, इसका मतलब होता है नेम। नेम को नेम बोलते हैं। यही वर्ड एंटोनिम में है। वो क्या है, बहुत बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अपने आप समझ में आने लग जाता है कि निम का मतलब दोस्तों नेम होता है। अब एंटो मतलब होता है एंटी, विपरीत। तो विपरीत नाम वाला इसको बोलते हैं हम विलोम। और सिन मतलब होता है समान, और समानार्थी शब्दों को ही सिनोनिम्स बोलते हैं। एग्जाम में पहले तो हुआ करता था कि सिनोनिम्स डायरेक्ट पूछा करता था, आजकल वो एक वर्ड दे देते हैं जिसको बोलते हैं बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड। बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड वही है जो सिनोनिम्स है। क्लियर है? तो बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स बोल लें या सिनोनिम्स बोल लें, बिल्कुल सेम बात होगी। अगर यार ये नेम याद हो जाता है ना कि नेम का मतलब नेम है, तो मैं कह रहा हूँ आप कम से कम 20 वर्ड और याद कर सकते हो। आपको एक बहुत बढ़िया वर्ड बताता हूँ जिसको बोलते हैं एनोनिमस। एक बहुत ही बढ़िया वर्ड लेते हैं, दैट इज एनोनिमस। अब देखो आप, इसमें भी नेम वर्ड है। नेम का मतलब है नेम और नो का मतलब है नहीं, और जिसका नाम ही ना हो उसको बोलते हैं गुमनाम या अननोन। गुमनाम या अननोन। तो ये बात भी क्लियर है कि यहाँ से इसको बोल रहे हैं अननोन या गुमनाम। क्लियर है? ये सिनोनिम्स में टेक्निक, ट्रिक, मेथड, ये सब मैं बता दूंगा आपको कि किस तरीके से आप इसमें ट्रिक लगाएंगे या क्या क्या बेसिक मेथड लगाते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आगे की स्लाइड में मेन एग्जाम पैटर्न पता है आपको। पेपर 1 आपका लॉ का होगा 100 मार्क्स का, पेपर 2 आपका लॉ का होगा, वो सर ही बताएंगे आपको लॉ के बारे में। और मेरा जो सेशन है वो पेपर 3 है, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश। क्लियर दोस्तों? हिंदी एंड इंग्लिश बराबर वेटेज के हैं, चाहे आप हिंदी की बात कर लो
चाहे इंग्लिश की बात कर लो। आगे बढ़ते हैं दूसरी की तरफ, दूसरी स्लाइड की तरफ। हाँ, लैंग्वेज की बात कर ली, हिंदी और इंग्लिश। जैसे मैंने बताया था आपको, ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे की होगी और मार्क्स आपके 50 होंगे। सेम इंग्लिश में होगा, लेकिन इंग्लिश में इस बार ग्रामर नहीं आने वाली है। इंग्लिश में इस बार आपके आने वाला है ऐसे। क्लियर है? ऐसे मतलब निबंध, ऐसे मतलब शॉर्ट नोट, ऐसे मतलब आपको किसी भी टॉपिक के बारे में ब्रीफ आइडिया, ऐसे मतलब आपकी नॉलेज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ यार, ये बात एक बार समझने की कोशिश करें आप, चाहे आप प्री अटैम्प्ट करें चाहे मेंस अटैम्प्ट करें, आपके इंग्लिश का एक ही मतलब है कि आपको वोकैब समझ में आती हो, आपकी वोकैब स्ट्रांग हो, और एज अ ऑफिसर हर बंदे को बेसिक वोकैबलरी का आइडिया होना ही चाहिए, और यही उन लोगों को चेक करना है। क्लियर? और दूसरा आपकी बेसिक ग्रामर जिसके टॉपिक दिए हुए हैं वो सारी की सारी बेसिक ग्रामर ही है। ये सारी बात करते चलेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं ब्रीफ आइडिया। यार ये कैसे पैसेज करना है, कैसे पैसेज नहीं करना है, तो मैं तो आपको बिल्कुल ही क्लियर बात कर लेता हूँ एक बार कि यार पैसेज कैसे अटैम्प्ट करना है। पैसेज का एक ही सोर्स है आपके पास, एडिटोरियल पेज। इसके अलावा कोई आपको बोलता है तो वो झूठ ही बोलता है। एडिटोरियल पेज मतलब करंट सिनेरियो, एडिटोरियल पेज मतलब करंट वोकैब, एडिटोरियल पेज मतलब जितने भी टॉपिक अभी करंट में चल रहे हैं ना, वो सारे के सारे एडिटोरियल है। क्लियर है? कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे अभी इंडो चाइना एट स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इंडो चाइना एट स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपको उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है। अब जब किसी के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे तो उसकी हिस्ट्री की भी बात करेंगे, उसके बिजनेस की भी बात करेंगे, और करंट में जितने भी विवाद हैं वो सब बात आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है? ऐसे कैसे अटैम्प्ट करना है, ऐसे में क्या बात करनी है, कैसे मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको, कोशिश मेरी होगी कि एडिटोरियल पेज से ही आपको सब कुछ क्लियर करता हुआ चलूँ। एडिटोरियल पेज के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो आपको करंट टॉपिक्स के बारे में बता दे। कोशिश ये होगी मेरी इंपॉर्टेंट जितने भी एडिटोरियल आ रहे हैं, जितने भी एडिटोरियल में स्टोरीज आ रही हैं, वो सारी की सारी स्टोरीज हम डिस्कस करें। स्टोरीज डिस्कस करते वक्त क्या याद रखना है आपको? स्टोरीज डिस्कस करते वक्त आपको वोकैब भी पढ़नी है, स्टोरीज डिस्कस करते हुए आपको बेसिक ग्रामर भी पढ़नी है, और सारा की सारा सिनेरियो भी जानना है। क्लियर दोस्तों? कोशिश यही रहेगी। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।